गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम व्याकरण से लेखन कौशल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने व्याकरण का अध्ययन किया, जिसमें हमने शब्द और पद के बारे में जाना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, इन सब के बारे में अध्ययन किया। आज हम आपका जो राइटिंग स्किल है, लेखन कौशल है, उसमें हम अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और अनुच्छेद लेखन कहाँ किसे जाता है। आपने 8th क्लास तक तो निबंध लेखन किया है और निबंध लेखन का जो छोटा रूप है वही अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। आप निबंध में तो बहुत विस्तार से लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन में आपको अनावश्यक बातों का प्रयोग न करते हुए अपना जो विषय है उसमें टू द पॉइंट यानी सार गर्भित बातों को लिखकर अनुच्छेद की रचना करनी है और उसे एक ही पैराग्राफ में लिखना है। और विशेषकर आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, किसी एक विचार पर या किसी एक विषय पर अपने विचार और भाव लिखने हैं और उसमें जो वाक्यों का समूह होता है वही अनुच्छेद कहलाता है। ठीक है, आपको जो भी विषय दिया गया होगा उस विषय पर अपने विचार लिखने हैं, अपने भाव लिखने हैं। उन्हीं भावों और विचारों का जो वाक्य का समूह है वह अनुच्छेद कहलाता है। ठीक है, अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय सबसे पहले तो हमें रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए कि हमारा विषय क्या है और हमारे विषय के संकेत बिंदु क्या हैं। अगर विषय के साथ संकेत बिंदु नहीं दिए गए हैं तो पहले आप उसके पॉइंट अपने पास लिख लें अलग से। ठीक है, आपको पैराग्राफ अनुच्छेद के अंदर पॉइंट नहीं लिखने, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए इस विषय के अंतर्गत मुझे किन किन बातों का समावेश करना है। वैसे तो एग्जाम में आपको 3 या 4 पॉइंट विषय के साथ में दिए गए होते हैं संकेत बिंदु के आधार पर। ठीक है, तो उन संकेत बिंदु के आधार पर ही आपको अनुच्छेद की रचना करनी है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। आपको दोनों पक्षों का वर्णन नहीं करना है कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों का अध्ययन बातों का समावेश वहाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अनुच्छेद का विषय जो भी है उसका या तो पक्ष रखना है या विपक्ष, या तो आप उसकी सकारात्मक बात करें या फिर उसको नकारात्मक रूप में पेश करें, लेकिन आपको पेश करना है उसका सिर्फ एक ही पक्ष। और ये भी ध्यान रखना है कि उसके संकेत बिंदु किस पर आधारित है, सकारात्मक पक्ष पर है या नकारात्मक पक्ष पर है। आपको संकेत बिंदुओं के आधार पर ही अनुच्छेद की रचना करनी है। तीसरी बात, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए। ठीक है, भाषा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। आपका जो अनुच्छेद लिखने का जो तरीका है वो बहुत प्रभावपूर्ण होना चाहिए, ताकि विषय का जो सार गर्भित आपने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उस विषय के इर्द गिर्द ही समावेश हो जाए और विषय को पूर्ण रूप से उस बात के अंतर्गत समझा जा सके। इसके बाद एक ही बात को आप बार बार ना दोहराएं, अनावश्यक विस्तार से बचें लेकिन विषय से ना हटें। ठीक है, एक ही बात को बार बार दोहराओगे क्योंकि आपके पास शब्द सीमा होती है 100 से 80 से 100 शब्द या 100 से 120 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, आपके पास 3 बिंदु होंगे तो अगर आप 20 एक बिंदु पर 20 शब्द भी लिखते हैं तो 60 शब्द तो वो हो गए। और एक आपका जो मुख्य विषय ऊपर दिया गया है उसके आधार पर भी आपको 1-2 लाइन लिखनी है उसको स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपकी जो बात है वो एक ही बात को आप बार बार ना दोहराएं और अनावश्यक विस्तार भी नहीं करना है और पूरी बात अपने विषय पर ही करनी है, विषय से हटकर कोई बात नहीं करनी है। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। विषय से संबंधित अगर कोई सूक्ति आपको याद आ रही है, कोई कविता की पंक्तियाँ आपको याद आ रही है तो आप उसे शुरू में ही प्रयोग में ला सकते हैं। आप जब अनुच्छेद लिख रहे हैं तो सर्वप्रथम आप सूक्ति से उस अनुच्छेद की शुरुआत कर सकते हैं या किसी कविता की पंक्तियों के आधार पर भी आप जो अनुच्छेद हम लिख रहे हैं उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आया समझ में?
बिल्कुल अनावश्यक विस्तार नहीं करना है, वाक्य बिल्कुल छोटे छोटे लिखने हैं, और जो भूमिका उपसंहार आप पहले निबंध में लिखा करते थे ना, इन सब को तो आपको लिखना ही नहीं है। पहली बात तो आपको पॉइंट्स में तो लिखना ही नहीं है, आपको लिखना है पैराग्राफ में। अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ राइटिंग, आपको पैराग्राफ में लिखना है। आपको भले ही जो अनुच्छेद दिया गया उसमें संकेत बिंदु दिए गए हैं, तो उस संकेत बिंदु के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं, लेकिन आपको उन संकेत बिंदुओं को उसके साथ समावेश करते हुए ही रचना करनी है, ना कि उस पॉइंट को अलग से लिखना है। आया समझ में? और अधिकाधिक विचारों को कम से कम शब्दों में, जैसे गागर में सागर भरने वाली बात होती है ना, कि कम से कम शब्दों में भी अधिक से अधिक अर्थ हम व्यक्त कर दें, इस प्रकार की आपको रचना करनी है। और आपका अनुच्छेद का जो मूल्यांकन है वो 3 आधारों पर किया जाता है। आपकी जो विषय वस्तु है, आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसमें किस प्रकार की विषय वस्तु का समावेश किया है, उसके 3 नंबर हो जाएंगे। आपका प्रस्तुतिकरण, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपने लिखने का जो तरीका है, वाक्य किस प्रकार बनाए हैं, उसका 1 नंबर, और आपकी भाषा शैली कैसी है, उसका 2 नंबर। इस प्रकार अनुच्छेद जो है आपका 6 नंबर का होगा, और इस प्रकार आपकी मार्किंग की जाएगी। अब अनुच्छेद के जो विषय हैं वो आधुनिक यानी करंट विषय भी हो सकते हैं, नैतिक मूल्यों पर आधारित विषय भी हो सकते हैं, सुक्तिपरक विषय, सुक्तिपरक जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है, इस प्रकार के सुक्तिपरक विषय भी आपके साथ हो सकते हैं। विद्यार्थी जीवन पर आधारित विषय भी हो सकते हैं, खेल पर, विज्ञान पर आधारित हो सकते हैं, कुछ काल्पनिक विषय भी हो सकते हैं, और कुछ पर्यावरण पर आधारित विषय भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे विषय हैं, मैंने कुछ विषयों का यहाँ पर समावेश किया, जिसमें पहला है भारतीय किसान के कष्ट। अब इसमें आपको 3 बिंदु दिए गए, संकेत बिंदु, अन्नदाता की कठिनाइयाँ, कठोर दिनचर्या, सुधार के उपाय। तो अब यहाँ पर आपको समझ लीजिए 4 पॉइंट हो गए। पहला किसान, भारतीय किसान के कष्ट, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। अन्नदाता की कठिनाई, इसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, चारों पॉइंट को आपको समझाना होगा। तो अगर आप 20-20 शब्द मानते हैं तो 80 शब्द यहाँ हो गए। उसके बाद आप 2 लाइन एक पूरे सारांश के रूप में उसके साथ जोड़ सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे किसान, भारतीय किसान के कष्ट, किसान समाज की रीढ़ की हड्डी है। भारतवर्ष प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए भारत की समग्र अर्थव्यवस्था किसान पर निर्भर है। भारत का किसान विश्व में सबसे अधिक परिश्रमी माना जाता है। ये बात हो गई। अब अन्नदाता की कठिनाई, ये ऊपर जो हेडिंग लिखी है इस तरह से आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको उसी के साथ समावेशित करते हुए इस पर 2 लाइन लिखनी है। ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर, इसलिए बताया है ताकि आप समझ सकें कि ये जो 2 लाइन लिखी है ये इस पॉइंट पर आधारित है। आया समझ में? भारतीय किसान की खेती पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहती है। परिश्रम से प्राप्त अनाज को व्यापारी लोग सस्ते भावों पर खरीदते हैं। भारतीय किसान शिक्षित नहीं होता है, अपने परंपरागत तरीकों द्वारा अन्न पैदा करता है। मतलब अन्नदाता को कितनी कठिनाई होती है, वे शिक्षित नहीं है, उसका जो व्यापारी लोग हैं उसे सस्ते भावों से खरीद लेते हैं, और उन लोगों को परंपरागत तरीके से अन्न पैदा करना होता है, बड़ी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना होता है। इसके बाद देखिए कठोर दिनचर्या, कैसी कठोर, सबके उठने से पूर्व ही किसान उठ जाता है। कड़ाके की ठंड हो या गर्मी का मौसम या बारिश का, वह कभी आलस नहीं करता। वह हर दिन फसल बर्बाद होने के डर से जीवन जीता है, क्योंकि अगर मान लो इस तरह से अगर बारिश ज़्यादा हो गई और उस फसल को उतनी आवश्यकता नहीं है तो फसल खराब हो जाएगी, अगर बारिश नहीं हुई तो भी उनको नुकसान है, तो हर दिन उसका जीवन बड़ा कठोर में है। आया समझ में? इस प्रकार इसका तीसरा जो पॉइंट है, सुधार के उपाय। किसानों द्वारा पैदा की गई फसल को उन्हें उचित कीमत मिलनी चाहिए। नवीन पद्धति से खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमारे पास कुछ पंक्तियाँ बच गई हैं या हमें लग रहा है कि हम इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं, तो हम 10 से 15 शब्दों का समावेश और भी इसमें कर सकते हैं। हमारे दिवंगत राष्ट्रपति श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा था कि कृषक राष्ट्र का अन्नदाता है, उसी पर कृषि उत्पादन निर्भर करता है। उन्हें कृषि के सभी आधुनिकतम यंत्र और उपयोगी साधन उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वह अधिक उत्पादन कर सके। इस प्रकार हमने भारतीय किसान के कष्टों का एक अनुच्छेद में
समावेश किया एक अनुच्छेद में और उसे पूर्ण रूप से विश्लेषित कर दिया, मतलब पूर्ण रूप से हमने उसे बता दिया। और इसे कितने शब्दों में लिखा है? 80 से 100 शब्दों में, ज़्यादा से ज़्यादा 110 शब्द हम और बढ़ा सकते हैं। आया समझ में? दूसरा जो आपका पॉइंट है स्वच्छता आंदोलन। अब स्वच्छता आंदोलन क्यों जरूरी है, इसमें बदलाव क्यों है और हमारा दायित्व क्या है, इन तीनों पॉइंट के आधार पर हमें इसकी रचना करनी है। तो देखो हमारा स्वच्छता आंदोलन में क्या है, 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। इस अभियान में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के कारण स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। ठीक है, इसके बाद क्यों? समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है या स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी। ये क्यों का प्रश्न हो गया। ठीक है, जो क्यों हमने जवाब सवाल किया था उसका ये जवाब हो। इसके बाद हमें क्या बदलाव लाने चाहिए? स्वच्छता से संबंधित जानकारी अर्जित करें, क्योंकि लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए खुद को बदलना जरूरी है। लोगों को शौचालय के लाभ के बारे में बताएं। विद्यालय के प्रतियोगिता में स्वच्छता के लिए नाटक मंच करें। चित्रकारी प्रतियोगिता में स्वच्छता के विषय को दर्शाएं, इससे लोगों में बदलाव आएगा। तो ये बदलाव भी ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हमारा दायित्व क्या है? ठोस और तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन के लिए प्रणालियों को प्रचलित करना, अधिक से अधिक कूड़ेदान का इस्तेमाल, उन्नत स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना। जल ही जीवन है, इसे स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। ये सारी बातें हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं? स्वच्छता आंदोलन के अंतर्गत, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता आंदोलन। ठीक है, जो कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। पूर्ण स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनने के लिए भारत स्वच्छ अभियान को एकजुट, कर्तव्यनिष्ठ और विश्वास के साथ ही शक्ति और दिशा प्रदान करें। देश के प्रति संकल्पित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें एवं शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों को अपने में समाहित कर एक सभ्य समाज का निर्माण करें। इन सभी बातों का अध्ययन करके हमने स्वच्छ अभियान का जो अनुच्छेद था इसको पूर्ण किया। इसमें स्वच्छ अभियान क्यों जरूरी है, क्या बदलाव लाने चाहिए और हमारा दायित्व क्या है, इन पॉइंट के, इन बिंदुओं के आधार पर हमने इस अनुच्छेद की रचना की। किसी भी वाक्य को हमने बार बार नहीं दोहराया। ठीक है, अनावश्यक विस्तार नहीं किया, वाक्य बिल्कुल छोटे छोटे हैं और टू द पॉइंट बात करके हमने अनुच्छेद की रचना की। ठीक है, एक और अनुच्छेद जो सुक्ति परक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। निराशा, अभिशाप, दृष्टिकोण परिवर्तन, सकारात्मक सोच। परिस्थितियां मनुष्य को तभी हारने पर विवश कर सकती है जब वह स्वयं घुटने टेक दे। सफलता के मार्ग पर कदम बढ़ाते बढ़ाते व्यक्ति अचानक सफलता का प्रयास करना छोड़ देता है। इसका एकमात्र कारण उसका हिम्मत हारना होता है। हमारी पराजय का सीधा अर्थ है कि विजय के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया। मन के हारे हार, अगर हमने अपने मन में हार निश्चित कर ली तो हमारी हार निश्चित है, और अगर हमने हमारे मन में जीत निश्चित कर ली तो हमारी जीत भी निश्चित है। निराशा, अभिशाप, शारीरिक व मानसिक अस्वस्थता मनुष्य की शक्ति का एक बड़ा भाग है। बड़ा भाग क्षय होने लगता है। निराशावादी व्यक्ति ही ज्योतिषी, भविष्यवक्ता आदि के पीछे चक्कर में लगते रहते हैं। जिस व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती है वह हर चीज में नकारात्मकता ढूंढने लगता है। ठीक है, दृष्टिकोण परिवर्तन, मनुष्य की हार और जीत उसके मनोयोग पर आधारित है। मन में हम जिस प्रकार का विचार धारण कर लेते हैं हमारा शरीर उन्हीं विचारों के अनुरूप ढल जाता है। इसके बाद जो हमारी सकारात्मक सोच है, कम डरो, अधिक आशा रखो, कम खाओ, ज़्यादा पचाओ, कम कराओ, ज़्यादा सांस लो, कम बोलो, कहो ज़्यादा, प्रेम अधिक करो, तब सभी अच्छी चीज़ें आपकी होगी। सकारात्मक सोच को अपनाना एक ऐसी कला है जो जीवन में संतुष्टि और खुशी सहज ही भर देती है। अब इसके बाद जो हमने इन तीनों पॉइंट के आधार पर लिखा, उसके बाद अगर कुछ विचार हमारे और बच जाते हैं तो हम 10 शब्दों में उसको और बयां कर सकते हैं। एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई दिखती है, वह एक आशावादी व्यक्ति को
हर कठिनाई में अवसर दिखता है। कहा जाता है यदि कमरे में अंधेरा है तो उसे बाहर निकलने के लिए प्रकाश चाहिए। उसी तरह नकारात्मक अवगुण निकलने के लिए हमें सकारात्मक गुण और आदतों की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमने आज अनुच्छेद का अध्ययन किया और हमने जाना कि किस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य से हम अपनी बात को पूर्ण कर सकते हैं और भाषा बिल्कुल सरल और सरस होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए और उन बिंदुओं को हम समझाने का प्रयास करें जो संकेत बिंदु हमें परीक्षा की दृष्टि से दिए गए हों। धन्यवाद।